मैकेनिक्स इज स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स के मोशन के बारे पढ़ेंगे। राइट, ये एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें ये सारी चीजें की जाती हैं, मोशन स्टडी की जाती है। राइट, उसके 3 सब ब्रांचेस क्या है? 3 सब ब्रांचेस, स्टैटिक्स। राइट, उसके 3 सब ब्रांचेस क्या है? 3 सब ब्रांचेस, स्टैटिक्स। राइट, उस नाम से ही दिख रहा होगा, देखिए कोई भी चीज स्टैटिक होती है इसका क्या मतलब? वो रेस्ट पे है। तो मैकेनिक्स के स्टैटिक सब ब्रांच में हम केवल उन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं जो कि इक्विलिब्रियम में है, जो कि रेस्ट पे है। राइट, फिर सेकंड सब टॉपिक है हमारा काइनेमैटिक सब ब्रांच जो है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम पढ़ते हैं मोशन। हम लोग मोशन को डिस्क्राइब करेंगे। राइट, विल ट्राई टू डिस्क्राइब द मोशन, लाइक कितना फास्ट हो रहा है मोशन, किस डायरेक्शन में हो रहा है मोशन। राइट, लेकिन हम उसके कॉज पे नहीं जाएंगे कि आखिर वो मोशन स्टार्ट क्यों हो रहा है, क्या फोर्सेस थे, हमें फोर्सेस की टेंशन नहीं लेनी है, बस हमें मोशन डिस्क्राइब करना है ना, ग्राफ्स के यूज से, इक्वेशंस के यूज से। इसमें टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। देखिए अगर आप स्टैटिक्स को ध्यान देंगे तो स्टैटिक्स में टाइम मैटर नहीं करता, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट पे ही रहेगा। लेकिन काइनेमैटिक्स में टाइम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। डायनामिक्स में हम पढ़ेंगे फोर्स, क्या रीजन है, व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन। अब आपको ये मैकेनिक्स के सब टॉपिक्स आपको समझ आ गए होंगे, क्लासिफिकेशन समझ आ गया होगा। हमें क्या पढ़ना है? हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सेकंड टॉपिक जो कि है काइनेमैटिक्स। रेस्ट एंड मोशन काफी सिंपल, आप हमेशा से बहुत बचपन से यूज करते आए हैं ये सारी चीजें। राइट, तो कोई भी चीज रेस्ट पे कब होती है या कोई भी चीज मोशन में कब होती है, कैसे बोला जाता है? जैसे नॉर्मल लाइफ में हम लोग कैसे बोलते हैं, जैसे मेरे सामने ये लैपटॉप रखा है। राइट, ये क्या है? रेस्ट पे है। क्यों है रेस्ट पे? मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये रेस्ट पे है क्योंकि इसकी डिस्टेंस मेरे से चेंज नहीं हो रही है। अभी ये सपोज मेरे से 1 फीट की डिस्टेंस पे है, तो थोड़ी देर बाद भी अगर मैं इस लैपटॉप को यहाँ पे देखूंगा या अभी भी देख रहा हूँ तो ये कहाँ है? सेम 1 फीट डिस्टेंस पे ही है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये लैपटॉप रेस्ट पे है ना। इसकी सराउंडिंग्स देखिए, लैपटॉप की टेबल है, टीवी रखा हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं। राइट, तो इस लैपटॉप का जो डिस्टेंस है वो किसी भी पॉइंट से चेंज नहीं हो रहा है। अगर आप सराउंडिंग से इसमें डिस्टेंस देखें, राइट, तो किसी भी चीज से इसका डिस्टेंस नहीं बदल रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि ये रेस्ट पे है। और कोई भी चीज मोशन में कब कहते हैं हम? वी से दैट द बॉडी इज इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स, है ना, एज टाइम पासेस। तो जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है वैसे वैसे अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो या डिस्टेंस चेंज हो सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। राइट, लेकिन रेस्ट एंड मोशन समझना, ये इसके पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि क्या ये बॉडी, क्या ये बॉटल जो मुझे रेस्ट पे दिख रही है, क्या वो हर पर्सन के लिए हर जगह से वो रेस्ट पे ही दिखेगी क्या? तो ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सिंपली आप पहले डेफिनेशन देखिए, रेस्ट क्या है? अ बॉडी इज सेट टू बी एट रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज with respect to fixed points in its surrounding. Okay, पोजीशन या डिस्टेंस सराउंडिंग के किसी पॉइंट से चेंज अगर नहीं हो रही है किसी बॉडी की, तो वो बॉडी कहलाएगी आपकी रेस्ट पे। नेक्स्ट थिंग इज मोशन। तो मोशन जैसे मैंने आपको बताया कि a body is said to be in motion if its position continuously changes with respect to its surrounding, है ना। तो जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है वैसे वैसे अगर उस बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है सराउंडिंग के कंपैरिजन में, तो आप क्या बोल सकते हैं कि वो बॉडी मोशन में है। समझने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रेस्ट एंड मोशन जो है वो रिलेटिव टर्म्स हैं। कैसे समझ आएगा आपको? ये एक एग्जांपल देखिए, पर्सन है वो इस तरीके से रेस्ट पे बैठा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ही सड़क पे एक पेड़ है, ठीक है। अब ये जो 2 बंदे जा रहे हैं, एक लड़का है और एक लड़की है, ये दोनों सपोज इस कार में इस तरीके से बैठे हुए हैं। ये मैंने बना दी है, यहाँ पे एक कार है या कोई सी बस है जिसमें ये इस तरीके से बैठे हुए हैं। क्लियर? अब ये बस जा रही है लेफ्ट डायरेक्शन में और ये बंदा जो है वो सड़क पे ऊपर आराम से सड़क के किनारे ऐसे बैठा हुआ है। आप कार में हैं, सपोज ये जो पर्सन है जो खिड़की से बार बार बाहर झांक रहा है वो है आप।
तो जब ये कार आगे लेफ्ट की डायरेक्शन में जाएगी तो आपको ट्री पीछे की तरफ मूव करते हुए दिखेगा या नहीं दिखेगा, राइट? दिखेगा कि नहीं दिखेगा? जब ये कार लेफ्ट की डायरेक्शन में जाएगी तो आपको ट्री दिखेगा कि वो राइट की डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना? तो अगर आप कार के अंदर बैठे हुए हैं तो जैसे इस अगर ये मान लीजिए मैं नाम दे देता हूं, मान लीजिए ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है और ये बाहर वाला बेचारा आदमी वो पर्सन सी है ना? तो अगर आप पर्सन ए से पूछें कि पर्सन बी रेस्ट पे है कि नहीं, तो पर्सन ए क्या बोलेगा? पर्सन ए के अकॉर्डिंग पर्सन बी होगी रेस्ट पे, है ना? क्यों रेस्ट पे होगी पर्सन ए के अकॉर्डिंग पर्सन बी? वो रेस्ट पे होगी बिकॉज उन दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। जो ऑब्जेक्ट बी है, जो पर्सन बी है, वो मूव नहीं कर रही अकॉर्डिंग टू पर्सन ए, क्योंकि उन दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, राइट? लेकिन अगर आप पर्सन सी से पूछें, ये जो पर्सन सी है, अगर आप पर्सन सी से पूछें कि भैया आप बताएं यहाँ पे कि ये जो पर्सन बी है वो रेस्ट पे है कि मोशन में है, तो पर्सन सी को क्या दिखेगा? पर्सन सी को दिखेगा कि बी तो मूव कर रही है, वो जो लड़की है वहां पे वो पर्सन सी को तो मूव करते हुए दिखेगी ना? तो ये कैसे हो सकता है भाई? जो हमारा ऑब्जेक्ट बी है, या मैं बोलूं जो पर्सन बी है, वो ए के अकॉर्डिंग तो रेस्ट पे है, लेकिन बी के अकॉर्डिंग वो मोशन में है, राइट? तो एक ही चीज जो रेस्ट पे है किसी के अकॉर्डिंग, वो सेम चीज किसी दूसरी चीज के अकॉर्डिंग मोशन में हो सकती है। इसलिए हम कहते हैं कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, राइट? तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि अकॉर्डिंग टू सी बी इज इन मोशन, right? And according to A, B is at rest. ये तो क्लियर है, ठीक है? तो इसीलिए कहा जाता है कि रेस्ट एंड मोशन जो है वो रिलेटिव टर्म्स हैं, ठीक है? तो जब भी आप बोलें कि ये चीज रेस्ट पे है तो आपको बोलना पड़ेगा कि किसके रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पे है। जैसे अभी मैंने बात की थी कि ये लैपटॉप रेस्ट पे है, राइट? मैं रेस्ट पे हूं आपके सामने, लेकिन सपोज कोई पर्सन मून पे है, राइट? और मून पे से वो किसी तरीके से मुझे देख पा रहा है, तो उसको तो मैं मोशन में दिखूंगा, क्योंकि आपको पता है अर्थ रोटेट हो रही है, राइट? अर्थ सन के चारों तरफ भी घूम रही है, मून भी घूम रहा है, तो मून से आपको मैं कैसा दिखूंगा? मैं आपको मूव करता हुआ दिखूंगा, राइट? चलिए इसके और एग्जांपल्स समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बात पे ध्यान दीजिए, ये आपका नोट है कि द ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग कैन बी इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग एल्स। क्लियर? ये रिलेटिव टर्म्स है रेस्ट एंड मोशन। अब जैसे आप एग्जांपल लीजिए अर्थ का, जैसे मैं बता रहा था कि सपोज कीजिए कि ये यहाँ पे अर्थ है, ठीक है? और या ये मान लीजिए सन है, ठीक है? और ये है, मैंने छोटा सा अर्थ बना दिया है, यहाँ पे ये मैंने बनाया है अर्थ, और ये एक इंसान अर्थ के ऊपर इस तरीके से खड़ा है, ठीक है? और ये जो ट्री है वो भी इस अर्थ के ऊपर है, ठीक है? तो इस पर्सन के अकॉर्डिंग अर्थ तो रेस्ट पे है, राइट? पर्सन के अकॉर्डिंग अर्थ तो रेस्ट पे है, क्योंकि पर्सन अर्थ के ऊपर है। जैसे मैं खड़ा हूं यहाँ पे, मैं बैठा हुआ हूं, तो मुझे क्या जमीन हिलती हुई दिख रही है? नहीं। तो मैं क्या बोलूंगा कि अर्थ इज एट रेस्ट। लेकिन अगर वो पर्सन कोई सा मस्त सा सूट पहन ले जिससे वो जले नहीं, और वो जाके इधर सन के पास खड़ा हो जाए, राइट? तो उसको क्या दिखेगा? उसको तो अर्थ मूव करते हुए दिखेगी, राइट? तो ये एक एग्जाम्पल है कि अर्थ जो है, जनरली हम लोग अर्थ पे है, सारे एक्सपेरिमेंट्स जो भी हम करते हैं वो अर्थ पे करते हैं, तो इसलिए अर्थ को हम लोग हमेशा रेस्ट पे मानते हैं, इसको एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं। अब ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये डिटेल में हम समझेंगे क्या होता है, राइट? अभी के लिए बस आप ये समझिए कि अर्थ जो है हम उसके ऊपर है, तो इसलिए हमें अर्थ रेस्ट पे दिखता है, लेकिन अगर आप सन पे जाके बैठेंगे तो आपको यही अर्थ मोशन में दिखने लगेगा। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए,
ट्रेन्स मूविंग पैरेलल टू ईच अदर, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। देखिए, क्या आप लोग कभी ट्रेन्स में ट्रैवल करते हैं या कभी कार में ट्रैवल किया होगा तो आपने देखा होगा कि मान लीजिए सपोज मैं बताता हूँ कि यहाँ पे ये एक ट्रेन है ए, और यहाँ पे आप खड़े हो या यहाँ पे आप बैठे हो, ये आपका कंपार्टमेंट है, क्लियर। और ये दूसरी ट्रेन है इधर बी, ठीक है, और इधर आपका फ्रेंड खड़ा है, क्लियर। ऊपर वाली जो ट्रेन है वो लेट से जा रही है 5 मीटर पर सेकंड स्पीड से, और मान लीजिए नीचे वाली ट्रेन भी सेम स्पीड से जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से, क्लियर। तो आप दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, आपके और आपके फ्रेंड के बीच का डिस्टेंस, वो तो चेंज नहीं होगा, राइट। तो आपको क्या लगेगा, आप दोनों को लगेगा कि आप दोनों रेस्ट पे हो, मतलब एक दूसरे की रिस्पेक्ट में आप लोग रेस्ट पे थे। समझ आ रहा है आप लोगों को? कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, आपकी ट्रेन तो रुकी हुई है, लेकिन जो प्लेटफॉर्म पे अपोजिट साइड पे जो ट्रेन खड़ी है वो मूव करने लगती है, तो हमें क्या लगता है कि हमारी ट्रेन मूव करने लगी, राइट। ओके सर, व्हाई डोंट यू गिव योर एड्स ऑन वेबसाइट? ओके ओके, चलिए, ये आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो इसीलिए इसी तरीके से ऐसा भी होता है कि जब दो कार सेम स्पीड से चल रही हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो क्या होगा, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पे दिखेंगी, क्योंकि उन दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर है? तो आई गेस आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। आप कभी ऐसा नहीं बोल सकते सिंपली कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, राइट, क्योंकि अगर ये रेस्ट पे है तो ये ऐसा तो नहीं कि हर चीज के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे होगा। तो आपको हमेशा ये एक चीज बता देनी है कि अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो किसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, वो आपको साथ में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। क्लियर है? चलिए, तो हमने समझ लिया भाई कि रेस्ट क्या होता है, कब बोलते हैं ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे, मोशन क्या होता है, कब बोलते हैं ऑब्जेक्ट मोशन में कब है। अब मोशन के बहुत सारे टाइप्स हैं, राइट। तो बिफोर वी गो इनटू द चैप्टर काइनेमैटिक्स, वी शुड जस्ट ट्राई टू see what are the types of motion which we are going to study in the entire course of physics। ठीक है, तो देखिए मोशन की क्या क्या क्लासिफिकेशंस हैं। मोशन के 4 बेसिक पार्ट्स हैं। एक पहला पार्ट हो गया ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा रोटेशनल मोशन, फिर पीरियोडिक मोशन एंड नॉन पीरियोडिक मोशन, राइट। तो मोशन के 4 कैटेगरीज तो हमने ये डिवाइड कर दी बेस्ड ऑन हाउ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन के भी आपके 2 पार्ट्स होते हैं, जो कि होते हैं रेक्टिलिनियर ट्रांसलेटरी मोशन और कर्वीलिनियर ट्रांसलेटरी मोशन। तो ये आपके ट्रांसलेटरी मोशन के ही 2 सब टाइप्स है। तो एक एक करके हम सारे टाइप्स ऑफ मोशन को पढ़ने की कोशिश करते हैं एग्जांपल्स के साथ। क्लियर? तो सबसे पहले चलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन पे। कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, जिससे आपको नेक्स्ट टाइम सारी वीडियोस आप देख सके और आप पूरा कोर्स फॉलो कर पाए, ठीक है। अब देखिए ट्रांसलेटरी मोशन होता क्या है। सबसे पहले आप ये समझिए कि ट्रांसलेटरी मोशन होता क्या है। अब देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, राइट, और ऑब्जेक्ट के मूव करने पे टाइम पे ऑब्जेक्ट का हर एक पॉइंट सेम डिस्टेंस ट्रैवल करे सेम अमाउंट ऑफ टाइम में, या मैं बोलूं इसका हर पॉइंट सेम वेलोसिटी से अगर मूव करे, तो उस मोशन को हम कहेंगे कि वो भाई ट्रांसलेटरी मोशन है। जैसे आप इस फर्स्ट केस की बात कीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, राइट। इस ऑब्जेक्ट पे मैं पॉइंट दे देता हूं, मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक। मैंने इस पे दो पॉइंट्स को नेम कर दिया है, राइट। और मान लीजिए कि एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करने वाला है इस तरीके से। पॉइंट्स तो पीछे ही छूट गए, खैर कोई बात नहीं। मान लीजिए ये जो है ये ऑब्जेक्ट ये राइट डायरेक्शन में मूव करने वाला है, राइट, ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। तो आप किसी भी पॉइंट पे क्या देखेंगे, सपोज कीजिए कि इस ऑब्जेक्ट की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट, तो पॉइंट ए की स्पीड कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकेंड ही होगी, है ना। एंड पॉइंट बी की स्पीड भी होगी 5 मीटर पर सेकेंड। किसी भी इंस्टेंट पे आप यहाँ पे भी देखिएगा, जब ये बीच में कहीं यहाँ पे था तो इस पॉइंट पे भी इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड होगी और बी की भी स्पीड
5 मीटर पर सेकेंड ही होगी, राइट। मतलब कहने का ये मतलब है कि जितनी ऑब्जेक्ट की स्पीड है, राइट, उतने ही ऑब्जेक्ट पे हर एक पॉइंट को आप देखेंगे तो ऑब्जेक्ट के हर एक पॉइंट पे उन दोनों पॉइंट्स का भी स्पीड सेम ही रहेगा, राइट। सपोज कीजिए कि यहाँ पे फाइनल पोजीशन पे इसका स्पीड, ऑब्जेक्ट का स्पीड हो जाता 10 मीटर पर सेकेंड, तो उस समय पॉइंट ए की स्पीड भी 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती एंड पॉइंट बी की स्पीड भी 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती, राइट। तो ये जो आपको सामने दिखा वो क्या है, एक ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है, लेकिन एज ये ट्रांसलेशनल मोशन एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे हो रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है रेक्टिलिनियर मोशन। ये समझ आया आपको रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? रेक्टिलिनियर मोशन एक पार्ट है, सब क्लास है एक ट्रांसलेटरी मोशन का, राइट। एंड ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? ऐसा मोशन जिसमें हर एक पॉइंट का वेलोसिटी सेम हो, हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से, है ना। चलिए, तो अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं, कर्विलिनियर मोशन के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, फर्स्ट एग्जांपल देखिए, सपोज ये जो कार है, राइट, ये कार कैसे मूव कर रही है, इस तरीके से मूव किए जा रही है। तो सपोज मैंने इस कार को किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ कर लिया, ठीक है। एंड मान लीजिए इस पॉइंट पे कार की स्पीड इस डायरेक्शन में थी, या मैं बोलूं कि कार की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी आपने अभी पढ़ा नहीं है इसलिए मैं ज्यादा बोल नहीं रहा हूँ। सपोज इस कार की मोशन का जो डायरेक्शन है वो ये ऐसे इस डायरेक्शन में कार मूव कर रही थी विथ द स्पीड ऑफ लेट्स से 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। और इस कार के दो पॉइंट्स मैंने लिए, ये पॉइंट ए और यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया बी, है ना। तो अभी इस केस में क्या होगा, जब कार इस पोजीशन पे होगी तो पॉइंट ए की भी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड होगी सेम डायरेक्शन में, और पॉइंट बी की भी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड ही होगी इन द गिवन डायरेक्शन, है ना। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो दो पॉइंट्स हैं या कितने भी पॉइंट्स हैं, उन सभी पॉइंट्स की स्पीड सेम है सेम डायरेक्शन में, इसीलिए ये भी एक ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेशन मोशन का पार्ट है ना। आप इसको बोल सकते हैं कि ये सर्कुलर मोशन है, राइट, ये सर्कुलर मोशन है, कर्विलिनियर मोशन का एक पार्ट है सर्कुलर मोशन, जो कि डिटेल में हम लोग आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, सपोज यहाँ पे एक पर्सन इस तरीके से खड़ा है और इस पर्सन ने यहाँ से ये बॉल थ्रो कर दी, ठीक। तो क्या होगा, बॉल कुछ इस तरीके से नीचे चली जाएगी। तो आप यहाँ पे भी क्या देख रहे हैं कि किसी भी पॉइंट पे आप बॉल को ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। मान लीजिए ये बॉल है, इस पॉइंट पे ये बॉल को मैंने ड्रॉ किया। अगर बॉल पे किसी एक पॉइंट की वेलोसिटी मैं बता दूं, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूं मैं ब्लैक इंक से, ये वाला जो पॉइंट है मान लीजिए पॉइंट ए, अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड इन द गिवन डायरेक्शन, तो आप इस बॉल पे कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए ये पॉइंट मैंने ले लिया बी, तो इस पॉइंट की भी जो स्पीड होगी वो होगी 2 मीटर पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ ए। तो इससे आपको क्या समझ आता है कि ये भी एक ट्रांसलेटरी मोशन का टाइप है, लेकिन एज मोशन का जो पाथ है वो सीधा नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसलिए ये रेक्टिलिनियर मोशन नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा कर्विलिनियर मोशन। तो सर्कुलर मोशन जो आपने ये कार को घूमते हुए देखा है, सर्कुलर मोशन भी एक कर्विलिनियर मोशन का सब पार्ट है, और बाकी जो आपने बॉल को गिरते हुए देखा वो आपने देख लिया किस तरीके से वो कर्व्ड पाथ में जाती है, पैराबोलिक पाथ में जाती है, राइट। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या था, ट्रांसलेटरी मोशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे मैं अंडरलाइन करता हूं, देखिए, व्हेन ऑल द पॉइंट्स इन अ बॉडी मूव द सेम डिस्टेंस इन सेम अमाउंट ऑफ टाइम, बॉडी पे प्रेजेंट हर एक पॉइंट सेम वेलोसिटी से मूव करना चाहिए, ठीक है, तभी वो कहलाएगा ट्रांसलेटरी मोशन। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, चलिए, क्या है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होता है, देखिए, अच्छा एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि सपोज ये एक इधर मैं बता देता हूँ, पहले आपको एग्जांपल से दिखा देता हूँ। ये देखिए, सपोज ये एक व्हील है साइकिल का और वो इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है। तो आप इसको क्या ऐसा बोलेंगे क्या, ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है क्या?
सर्कुलर मोशन है क्या ये? देखिए जब व्हील इस तरीके से घूम रहा है तो वो सर्कुलर मोशन आप नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि आप देखिए हर पॉइंट जो है वो अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लूं पॉइंट ए, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लूं पॉइंट बी, क्लियर? तो आप देखिए मान लीजिए थोड़ा सा ये जो है रोटेट होके, सपोज पहले ये ऐसे था और अब ये व्हील रोटेट होके इधर पहुंच गया, तो पॉइंट ए इधर आ जाएगा आपका, है ना, एंड पॉइंट बी इधर आ जाएगा। मैं इसको रेड कलर से डिनोट कर देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। प्लीज कोई भी डाउट हो तो आप इधर कमेंट सेक्शन में बताइए। मान लीजिए ये व्हील थोड़ा सा रोटेट होके इधर आ गया और पॉइंट ए की पोजीशन ये हो गई, इधर से ए डैश हो गई, और पॉइंट बी जो इधर था उसकी पोजीशन इधर हो गई बी डैश, है ना। अब आप इन दोनों को देखिए कि क्या पॉइंट ए और पॉइंट बी ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है क्या? देखिए पॉइंट ए ने ट्रेवल किया ये वाला डिस्टेंस एंड पॉइंट बी ने ट्रेवल किया ये डिस्टेंस। तो आप क्या देख सकते हैं कि पॉइंट बी जो है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना। तो इसीलिए ये ट्रांसलेटरी मोशन तो है नहीं। तो रोटेशनल मोशन क्या होता है? रोटेशनल मोशन वो होता है जिसमें आपकी जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट पे जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं वो अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कैसे ट्रैवल करेंगे? वो सभी पॉइंट्स एक पार्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट सर्कुलर मोशन ट्रैवल कर रहे होंगे। जैसे आप पॉइंट ए को देखिए, तो पॉइंट ए के साथ क्या होगा, वो एक इस तरीके के सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। पॉइंट बी भी इस तरीके के एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, राइट। तो अगर आप एक पॉइंट की बात करें ऑब्जेक्ट पे, तो यस यू आर करेक्ट कि हर एक पॉइंट उस ऑब्जेक्ट पे एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, राइट। लेकिन एज एन ऑब्जेक्ट वो सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा, वो रोटेशनल मोशन में है। इस केस में समझ आया आप लोगों को? तो रोटेशनल मोशन क्या है? रोटेशनल मोशन की खास बात है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी या डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द बॉडी कवर डिफरेंट डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम। वो डिफरेंट वेलोसिटीज से मूव करते हैं, और ये हमें और समझ आएगा कैसे डिफरेंट वेलोसिटी में मूव करते हैं जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। तो उसमें हमें समझ आएगा कि ये जो पॉइंट ए की वेलोसिटी है और ये जो पॉइंट बी की वेलोसिटी है ये कैसे डिफरेंट होती है। पॉइंट बी की वेलोसिटी ज्यादा है क्योंकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज्यादा डिस्टेंस पे है ना। तो ये हमें समझ आएगा जब हम समझेंगे v इज इक्वल टू ओमेगा, सर्कुलर मोशन का है ये फॉर्मूला। तो जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल देखिए कि अगर रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन ये दोनों कंबाइन हो जाए तो आप किसी चीज को रोल करते हुए देखेंगे। कैसे होगा ये? आप यहाँ पे इस स्लाइड को देखिए, यहाँ पे ये देखिए ये है रोटेशनल मोशन, राइट। जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ अपने पोजीशन पे रोटेट कर रहा था, और जो सेकंड था वो था ट्रांसलेशनल मोशन, जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रांसलेट कर रहा था, वो सीधा स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा था। आप इसको फिर से देखिए ये है आपका ट्रांसलेशनल मोशन, राइट, और ये आपका दोनों कंबाइन होके हो गई रोलिंग। आप फिर से देखिए ये रोटेशन था, राइट। इस रोटेशनल मोशन में अगर आप ट्रांसलेशनल मोशन इस तरीके से ऐड कर देंगे तो दोनों का कॉम्बिनेशन भी अवेलेबल है, जो कि आपको दिखता है रोलिंग के फॉर्म में, राइट। तो जो आप रोल होते हुए चीजों को देखते हैं वो क्या है? वो एक सिंपल सर्कुलर मोशन या सिंपल रोटेशनल मोशन नहीं है, वो एक्चुअली कॉम्बिनेशन है किस चीज का? रोटेशन प्लस ट्रांसलेशनल मोशन का, राइट। तो जब आप रोटेशन चैप्टर पढ़ेंगे 11th क्लास में जाके तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है हमारा पीरियोडिक मोशन। ओके, पीरियोडिक मोशन क्या होता है? देखिए आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि भाई देखिए पीरियोडिक मोशन वो होता होगा जो रिपीट करे किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अपने मोशन को बार बार, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं कि आप सुबह उठते हैं, मान लीजिए फिक्स टाइम 6 बजे उठते हैं और शाम में 4 बजे आप वापस आ जाते हैं स्कूल से पढ़ के। तो सपोज कीजिए आप हर दिन सेम पाथ ट्रैवल कर रहे हैं और सेम टाइम ड्यूरेशन में कर रहे हैं, और आपका हर दिन जो मोशन है वो रिपीट भी हो रहा है, तो आपका मोशन कैसा कहलाएगा?
वो पीरियोडिक मोशन कहलाएगा। कुछ एग्जांपल्स देखिए उसका। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है? मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, अगर टाइम इंटरवल अलग अलग हो लेकिन मोशन रिपीट हो रहा हो तो भी वो पीरियोडिक नहीं कहलाएगा। ठीक है, वो नॉन पीरियोडिक कहलाएगा। तो आपको दो चीजों पे ध्यान देनी है, एक तो मोशन रिपीट होना चाहिए। ठीक, पहला पॉइंट कि मोशन रिपीट होना चाहिए, दूसरा पॉइंट सेम टाइम में होना चाहिए रिपीट। ऐसा नहीं कि अभी एक सर्कुलर पाथ में आपने सपोज आपने 2 मिनट में एक सर्कुलर पाथ ट्रैवल किया और सेकंड वाला जब आप राउंड ले रहे थे तो आपने वो 5 मिनट में कंप्लीट किया, तो आपका मोशन पीरियोडिक नहीं कहलाएगा। आपका मोशन तो सेम है, आप सेम पाथ में मूव कर रहे हैं, लेकिन आपका टाइम इंटरवल अलग है, तो इसीलिए आपका वो पीरियोडिक मोशन नहीं कहलाएगा। राइट, आप इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए। जैसे ये प्यारा सा मेंढक वो इस तरीके से स्विंग पे झूल रहा है, तो आप इसमें क्या देख सकते हैं? यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे इसका बेस बना देता हूँ वरना गिर जाएगा वो। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि देखिए सेम पाथ फॉलो कर रहा है ये, और एक ही सेम इंटरवल ऑफ टाइम में ये इस डिस्टेंस को बार बार कवर किए जा रहा है। सेम मोशन जो भी इसका जो पाथ है वो उस पाथ को बार बार रिपीट कर रहा है सेम टाइम इंटरवल में। तो ये क्या है? ये एक पीरियोडिक मोशन है। हालांकि ये ऑसिलेशन का एक पार्ट है, एग्जांपल है। तो जो ऑसिलेशंस होते हैं, राइट, ऑसिलेशंस जो होते हैं वो पीरियोडिक मोशन का एक पार्ट होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब टॉपिक। क्लियर? तो ऑसिलेशंस जो होते हैं वो भी पीरियोडिक ही होते हैं। क्लियर? सेकंड एग्जांपल देखिए, आप सभी ने वॉल क्लॉक देखी होगी। आप यहाँ पे इस पेंडुलम को देखिए, इस क्लॉक के, ये पेंडुलम भी सेम पाथ ट्रेवल करता रहता है हमेशा और सेम टाइम इंटरवल में, है ना? तो ये भी एक पीरियोडिक मोशन है। अलग एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल देखिए, ये क्लॉक है। तो इस क्लॉक में, कोई भी क्लॉक जो आप देखते हैं जो आपके घर में होती है, तो आप कोई भी किसी भी पार्ट का आप मोशन देखिए। जैसे सपोज कीजिए मैं सेकंड्स वाला जो हैंड है ना, सेकंड्स हैंड, आप उसका मोशन देख रहे हैं, तो हर 60 सेकंड्स में सपोज सेकंड्स हैंड यहां से स्टार्ट कर रहा है, राइट, तो हर 60 सेकंड्स में वो वापस उसी पोजीशन में पहुंच जाएगा, राइट। तो ये क्या है? सेम पाथ ट्रैवल कर रहा है और सेम इंटरवल ऑफ टाइम 60 सेकंड्स में वो सेम पाथ को रिपीट कर रहा है, तो इसलिए ये भी एक पीरियोडिक मोशन है। अब अगर आप पीरियोडिक मोशन की बात करेंगे तो हमें बात करनी पड़ेगी टाइम पीरियड की। तो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है कि कोई भी पीरियोडिक मोशन को एक पीरियड कंप्लीट करने में, या हम बोले एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने में, या हम बोल सकते हैं एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, राइट, वो टाइम कहलाता है टाइम पीरियड ऑफ पीरियोडिक मोशन। तो मिनट्स हैंड का टाइम पीरियड कितना होता है? मिनट हैंड 1 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाता है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टाइम पीरियड्स की बात कर रहे हैं ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइम पीरियड्स। सेकंड्स हैंड का टाइम पीरियड हो गया आपका 60 सेकंड, राइट। मिनट्स हैंड का टाइम पीरियड कितना हो गया? मिनट्स हैंड आपका 1 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाता है, राइट। तो ये हो गया आपका 1 आवर। और अगर आप आर हैंड की बात करें तो आर हैंड कितने टाइम में एक चक्कर लगा लेता है? आर हैंड को 12 घंटे लगते हैं तब जाके वो वापस अपनी पोजीशन पे पहुंचता है, कहीं से भी स्टार्ट करे तो 12 आवर्स हो गया इसका टाइम पीरियड। समझ आया आप लोगों को? चलिए, तो आई गेस आपको पीरियोडिक मोशन काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। एक लास्ट नॉन पीरियोडिक मोशन हम समझ लेते हैं। नॉन पीरियोडिक मोशन क्या होता है? जो पीरियोडिक ना हो। इससे सिंपल क्या हो सकता है, राइट। तो अगर आपको पीरियोडिक मोशन समझ आ गया, तो जो मोशन पीरियोडिक नहीं है, जो खुद को रिपीट नहीं कर रहा है, या अगर रिपीट कर भी रहा है लेकिन टाइम इंटरवल अलग हो, तो वो आपका नॉन पीरियोडिक मोशन कहलाएगा। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और हमें देख के बताना है कि वो क्या है। जैसे ग्लाइडिंग ऑफ अ बर्ड, एक बर्ड है जो कि ऐसे इस तरीके से आसमान में ग्लाइड कर रही है, तो क्या इसका मोशन पीरियोडिक है? इसका मोशन पीरियोडिक है क्या? देखिए, वो सेम मोशन, सेम पाथ को वो बार बार रिपीट नहीं करने वाली बर्ड, राइट। तो वो जो मोशन है वो नॉन पीरियोडिक मोशन होगा। समझ आया? वो नॉन पीरियोडिक होगा।
और ट्रांसलेटरी क्यों होगा, है ना। नॉन पीरियोडिक एंड ट्रांसलेटरी होगा, लेकिन क्यों? जैसे आपको मैं यहाँ पे बर्ड बना देता हूँ, यार मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो बर्ड को मैं ऐसा ओवल सा बना देता हूँ, ठीक है। ये लो, इसके मैंने दो पैर बना दिए, दो तरफ होते हैं, आप मान लीजिए यार, और ये मान लीजिए विंग्स, और दूसरी तरफ उधर विंग्स, और ये उसका ऐसे प्यारी सी बर्ड है जो उड़ने की, ये तो चीटा लग रहा है। अच्छा, मान लीजिए कि ये कोई बर्ड है, बर्ड ही मान लीजिए यार, मान लो, मानने में क्या जा रहा है ना, टीचर की बात माननी चाहिए, राइट। तो सपोज कीजिए कि आपके पास ये यहाँ पे बर्ड है, और ये बर्ड जो है ये इस खुले आसमान में ग्लाइड कर रही है। तो ग्लाइड करने से क्या होगा, देखिए, अगर इस पॉइंट, इसकी खोपड़ी, इसकी जो हेड है, उसके हेड की अगर वेलोसिटी होगी मान लीजिए 1 मीटर पर सेकेंड, तो उसकी बॉडी पे कोई भी और पॉइंट अगर आप ले लेंगे तो उसकी भी वेलोसिटी जो होगी वो 1 मीटर पर सेकेंड ही होगी, इन द सेम डायरेक्शन। तो इसीलिए ग्लाइडिंग ऑफ अ बर्ड क्या है, ट्रांसलेटरी है, और एज ये रिपीट नहीं होता फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इसलिए ये नॉन पीरियोडिक भी है। रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, अब अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है, राइट। तो क्या ये पीरियोडिक है? आपने देखा होगा हर 24 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट होती है ना। द कॉन्सेप्ट ऑफ डे एंड नाइट कम्स फ्रॉम देयर। तो अर्थ अपनी एक्सिस पे सेम पाथ हर दिन फॉलो कर रहा है, और सेम टाइम इंटरवल ऑफ 24 आवर्स में कंप्लीट होता है वो मोशन। तो अर्थ का मोशन जो है वो पीरियोडिक है, प्लस रोटेशनल तो है ही, है ना, क्योंकि वो अपनी एक एक्सिस पे, अर्थ अपनी एक एक्सिस पे रोटेट करता है इस तरीके से, है ना। तो इसीलिए अर्थ का मोशन जो है वो रोटेशनल और पीरियोडिक है। समझ गए आप लोग? चलिए, वेरी गुड। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन बेस्ड ऑन डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है कि भाई कितने अलग अलग डायमेंशन, कितने अलग अलग एक्सिस पे एक ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है ना। तो इसके 3 पार्ट्स है, 1D मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन, 2D 2 डायमेंशनल मोशन, 3D 3 डायमेंशनल मोशन, है ना। क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, बस अभी देखिए इस टॉपिक में तो कुछ क्वेश्चंस नहीं है। हमारे न्यूमेरिकल्स आने स्टार्ट होते हैं जब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, तो उसके साथ हम लोग क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप यू डोंट वरी, यू नीड नॉट टू वरी, ठीक है। आपको मेरे साथ देखिए बेसिक से सारे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, और अगर आप एनटीएससी, एनएससी जेएस या आगे फ्यूचर में जेई की प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो आपके लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको बेसिक से लेके अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, और बीच में मैं आपको जेई मेंस के टॉपिक या जेई मेंस और एडवांस के कुछ क्वेश्चंस भी इसमें मैं ऐड कर दूंगा, जिससे आप लोगों का प्रैक्टिस होते रहे। आपको ये ना लगे कि जेई के क्वेश्चंस कुछ बहुत ही ज्यादा दिमाग लगाने वाले होंगे, जो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ऐसा कुछ नहीं होता है, सब आपको बस एक कॉन्सेप्ट समझना है, और सेम कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करेंगे, बहुत ही इजीली क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्लासिफिकेशन 1D क्या होता है। 1D जो होता है, 1D मोशन क्या कहेंगे, जब एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करे, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जब एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव करे, तो स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करे, तो वो कहलाएगा 1D मोशन। अब जैसे सपोज कीजिए कि ये मैंने बना दी यहाँ पे एक रोड, ठीक है। इस रोड पे एक कार जा रही है, राइट। तो इस रोड पे ये मान लीजिए ये कार है, इजली बॉक्स की तरीके से मैंने कार बना दिया है ना। तो अब ये देखिए, ये जो कार है वो कैसे जा सकती है, या तो वो इस डायरेक्शन में जाएगी फॉरवर्ड, या वो इस डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन इस कार का जो मोशन होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ में रहेगा ना, तो वो कहलाएगा 1D मोशन, है ना। तो 1D मोशन में ऑब्जेक्ट हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करता है। अब आप इसमें मुझे एक जगह क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, राइट, और सपोज कीजिए कि ये है आपकी वाई एक्सिस, ठीक है। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है, लेट्स से कि आपका ऑब्जेक्ट थोड़ा इस तरीके से मूव कर रहा है, एक सेकंड। जो आपका ऑब्जेक्ट है ना, ये मैंने यहाँ पे बॉल बना दिया,
तो मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट जो है ना वो इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो इस पाथ के अलोंग वो जा रहा है ऑब्जेक्ट। तो क्या ये 1D मोशन है या ये 2D मोशन है, ये क्वेश्चन आप मुझे सोच के कमेंट में जल्दी से बताइए, तब तक मैं आगे पढ़ाता हूँ, ठीक है। बात करते हैं 2D मोशन की। 2D मतलब टू डायमेंशनल मोशन। तो ऐसा मोशन या जब कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके का पाथ फॉलो करे कि उसकी पोजीशन डिफाइन करने के लिए आपको दो चीजें, दो इंफॉर्मेशन देनी पड़े, दो एक्सिस। जैसे सपोज इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं पहले, मोशन अलोंग अ प्लेन, मोशन अलोंग अ प्लेन, ये कहलाएगा 2D मोशन। जैसे जैसे आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, आपको एक पेज दिख रहा है रेक्टेंगुलर, राइट। तो अगर मैं इस पॉइंट को लोकेट करने की बात करूं, है ना, सपोज कीजिए ये आपका इधर एक्स एक्सिस है और ये इधर आपकी वाई एक्सिस है, राइट। तो अगर आप इस पॉइंट को लोकेट करना चाहेंगे तो कैसे लोकेट करेंगे? आप बताएंगे कि सर देखिए यहाँ पे ओरिजिन से आप स्टार्ट कीजिए, आपको इस पॉइंट तक जाना है ना, पी पॉइंट तक, तो आप ऐसा कीजिए, एक्स एक्सिस के अलोंग कुछ पार्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल कीजिए, ये वाला, है ना, एक्स एक्सिस के अलोंग इतना डिस्टेंस ट्रेवल कीजिए और फिर वाई एक्सिस के अलोंग इतना डिस्टेंस ट्रेवल कीजिए, तो आप उस पॉइंट पी पे पहुंच जाएंगे। तो देखिए आपको पॉइंट लोकेट करने के लिए दो वेरिएबल्स की हेल्प लेनी पड़ी, एक्स एंड वाई वेरिएबल्स। अब सपोज आपका मोशन जो है वो इसी तरीके से, मैं यहाँ पे इनको इरेज करके फिर से अच्छे से बताता हूँ, राइट। कंफ्यूज नहीं होइएगा, जो भी कंफ्यूजन हो आप मुझसे पूछते रहिए, ठीक है। तो सपोज आपका जो मोशन हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है, मान लीजिए ये मैंने एक्स एक्सिस बनाई, ये वाई एक्सिस बनाई, और मोशन ऐसे 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 कुछ कुछ भी रैंडम इस तरीके से मोशन हो रहा है। तो आप देखिए ये स्ट्रेट लाइन पाथ तो है नहीं, है ना, और ये प्लेन ऑफ पेपर में आ रहा है ना, आपके स्क्रीन के प्लेन पे ये आपको मोशन दिख रहा होगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है हमेशा इसी प्लेन पे है ना। एन ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफाइन करने के लिए आपको हमेशा आपको x और y कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे देने पड़ेंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए ये कहलाता है हमारा 2D मोशंस। और ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट होगा, है ना, ये कोऑर्डिनेट आपका, ये डिस्टेंस जो है ये y कोऑर्डिनेट होगा, y1 लेट से, और ये डिस्टेंस होगा आपका x कोऑर्डिनेट, है ना। तो जब भी आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन या पाथ दिखाने के लिए x एंड y कोऑर्डिनेट्स या दो कोऑर्डिनेट्स की हेल्प लगे तो वो कहलाएगा आपका 2D मोशन। अब वापस मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूँ। मान लीजिए ये x एक्सिस है, राइट, और ये y एक्सिस है, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस पाथ के अलोंग चले जा रहा है ना। तो ये 2D मोशन है या 1D मोशन है? अब देखिए क्या है, बहुत से स्टूडेंट्स या आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसा कह सकते हैं कि देखिए सर ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की ये 2D मोशन है। ओके, ग्रीष्मा का आंसर है कि ओके कि ये 2D मोशन है, लेकिन एक्चुअल में ये भी एक 1D मोशन है। मैंने इसलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये यहाँ पे एग्जांपल लिया, है ना। ये एक्चुअली 1D मोशन है। कैसे? आप ये समझने की कोशिश कीजिए। देखिए एक्स एंड वाई एक्सिस, आप ऑब्वियसली आप क्यों बोल रहे हैं 2D मोशन, मैं समझता हूँ। आप बोल रहे होंगे कि इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफाइन करने के लिए आपको x और y वेरिएबल्स दो बताने पड़ेंगे, तभी आप उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बता सकते हैं। लेकिन सपोज मैं इसको x एक्सिस मान लूं, ये जो जिस मोशन जिस पाथ के अलोंग ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सपोज मैंने उसको ही x एक्सिस मान ली, तो क्या होगा? तो अब तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा है, अब मुझे एक ही वेरिएबल बताना पड़ेगा, है ना। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए बस एक डिस्टेंस बताना पड़ेगा कि भाई ओरिजिन से लेट से 5 मीटर्स दूर पे ये ऑब्जेक्ट है। अब मुझे दो वेरिएबल्स की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी एक्सिस एक्स और वाई ये कौन रखता है? ये तो इमेजिनरी एक्सिस है ना। तो सपोज कीजिए आपने एक्सिस ही ऐसे डिफाइन कर ली कि ये वाली जो एक्सिस है वो एक्स डैश एक्सिस है और ये जो एक्सिस है वो है वाई डैश। अब आपको क्या दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट तो केवल स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा है,
है ना। और आपको y डैश वाला वेरिएबल बताने की जरूरत ही नहीं है उसको टैप करने के लिए। आप कहीं भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं सिर्फ एक वेरिएबल x डैश की मदद से, है ना। तो इसीलिए ये क्या है, इसलिए ये भी एक 1D मोशन है। तो इसलिए आपको सिंपली क्या समझना है, देखिए कि 1D मोशन क्या है, जब भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करे किसी भी डायरेक्शन में, तो वो कहलाएगा 1D मोशन। 2D मोशन क्या होगा, जब वो किसी कर्व्ड पाथ में मूव करे, लेकिन कर्व्ड पाथ जो है वो एक प्लेन पे होना चाहिए। तो आपको 1D मोशन समझ आ गया, आपको 2D मोशन समझ आ गया। जैसे ये जो छिपकली है, ये हमारे रूम में, मेरे रूम में घूमती रहती है हमेशा। ये जो लिजर्ड है, वॉल लिजर्ड, ये हमेशा इस वॉल पे ही चलेगा ना। तो जब तक वो एक पार्टिकुलर वॉल पे है तब तक वो 2D मोशन कर रहा है। समझ गए आप। अब बात करते हैं लास्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन की, जो कि है 3 डायमेंशनल मोशन, 3D मोशन, है ना। 3D मोशन में क्या होता है, इसको कहते हैं मोशन अलोंग स्पेस, ठीक है, मोशन इन स्पेस, ये कहलाता है हमारा 3D मोशन। कैसे, अब इसको मैं 2D पे आपको कैसे एक्सप्लेन करूं। जैसे सपोज आप आप जिस रूम में अभी बैठे हुए हैं, रूम के किसी एक कॉर्नर को आप मान लीजिए ओरिजिन, राइट। और नीचे वाले जो आपको एक साइड दिख रहा होगा उसको एक्स एक्सिस मानिए, दूसरे साइड को वाई एक्सिस मानिए, और जो ऊपर जा रहा होगा वो मान लीजिए जेड एक्सिस है ना। और वो पॉइंट जो है, जैसे इस पॉइंट की बात करता हूं मैं, आपको दिख रहा है, जैसे सपोज ये जो मैंने हाथ का जो टिप है, मेरे फिंगर का जो टिप है, सपोज कीजिए ये एक पॉइंट है। तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको 2 वेरिएबल्स से काम नहीं चलेगा। आपको, अगर मैंने एक कॉर्नर को ओरिजिन माना है, रूम के कॉर्नर को, तो आपको 3 वेरिएबल्स बताने पड़ेंगे। एक, सर एक्स में कितना चलूं, दूसरा सर वाई में कितना चलूं, और फिर कितना ऊपर आऊं, जेड में कितना चलूं। तो इसलिए आपको 3 डायमेंशंस बताने पड़ेंगे, राइट। तो मोशन इन अ स्पेस, जैसे हवा में आप पतंग उड़ाते हैं, राइट। तो आप क्या देख सकते हैं कि जब आप हवा में, आपकी जो पतंग उड़ रही है, वो आपको उसकी लोकेशन डिफाइन अगर करनी है खुद से कितनी दूर पे, तो आपको एक्स, वाई और जेड, है ना, ये तीनों इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक स्पेस में मूव कर रहा है, 3D मोशन कर रहा है। क्लियर। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट में यहाँ पे बताइएगा, जिससे मैं आपको ये सब क्लियर कर सकूं कमेंट सेक्शन में फिर से कमेंट करके। फिजिकल क्वांटिटीज, चलिए मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, ज्यादा डिटेल में अभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो नहीं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो सारा जो भी न्यूमेरिकल पोर्शन हमारा स्टार्ट होने वाला है काइनेमेटिक्स का, वो स्टार्ट होगा आपकी नेक्स्ट क्लास से। आई होप आपको अभी तक सब क्लियर अच्छे से समझ आया होगा, है ना। फिजिकल क्वांटिटीज बताइए क्या होती हैं, है ना। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें पढ़ने से पहले, स्पीड वेलोसिटी पढ़ने से पहले, एक्सेलरेशन पढ़ने से पहले, हमें देखना पड़ेगा भाई कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, स्केलर्स वेक्टर्स क्या होते हैं, है ना। आगे बहुत यूज होने वाला है। तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। ओ ओ ओ, ये कैसी लाइन बन गई भाई, इसको मैं इरेज करता हूँ, वेट अ मिनट, 1 सेकेंड। फाइन। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, देखिए किसी भी चीज, कोई भी ऐसी चीज जिसको मेजर किया जा सके, वो कहलाती है फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। यस ग्रीष्मा, वेरी गुड। फिजिकल क्वांटिटीज हमारी 2 तरीके की होती हैं भाई, एक स्केलर्स और दूसरी वेक्टर्स। तो स्केलर्स और वेक्टर्स में डिफरेंस क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए स्केलर्स वो क्वांटिटीज होती हैं जिनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती हैं, है ना। स्केलर क्वांटिटीज हैव ओनली मैग्नीट्यूड। एग्जांपल, कोई डायरेक्शन नहीं होता। जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप, मास। तो अगर आप बोलें कि भाई इस ऑब्जेक्ट का मास 5 kg है, तो मास का कोई डायरेक्शन होता है क्या, नहीं होता। टेम्परेचर, राइट। तो जब आप टेम्परेचर मेजर करेंगे तो टेम्परेचर का भी कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ एक नंबर आएगा और उस नंबर के बाद यूनिट्स आएंगी,
है ना। स्केलर क्वांटिटीज में क्या होता है, सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होगा जो कि एक नंबर होगा, राइट, और उसके आगे उसकी यूनिट लिखी हुई होगी, डायरेक्शन नहीं होती। डायरेक्शन आप डिफाइन ही नहीं कर सकते स्केलर क्वांटिटीज की, है ना। तो जैसे मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गई, राइट, स्पीड हो गई, ये सारी एग्जांपल्स हैं आपकी स्केलर क्वांटिटीज की। अब स्पीड कैसे, जैसे सपोज आपने बोला कि भाई ये जो कार है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से ट्रेवल कर रही है ना। अब 5 मीटर पर सेकेंड से वो राइट भी जा सकती है, वो लेफ्ट भी जा सकती है, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है ना। स्पीड तो आप यही कहेंगे कि 5 मीटर पर सेकेंड है, तो इसीलिए स्पीड में आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। तो स्पीड क्या हो गया, एक स्केलर क्वांटिटी हो गई, राइट। यहाँ पे मैं क्लियर लिख देता हूँ, मास, टाइम, डेंसिटी, स्पीड, लेंथ, है ना। ये सारे एग्जांपल्स हो गए आपके स्केलर क्वांटिटीज में। वेक्टर्स में क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ साथ में डायरेक्शन भी होता है, राइट। तो वेक्टर क्वांटिटीज एंड या वेक्टर वेरी गुड ग्रीष्मा, वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है, क्लियर। जो कि इस क्लास में मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत सारे वेक्टर्स को पढ़ने वाले हैं, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, है ना, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें वेक्टर्स हैं क्योंकि इनका डायरेक्शन होता है, राइट। तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे, एग्जांपल्स में लिख देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में और डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल्स में हो गए आपके पास वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, है ना, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन अभी इनको दिखा के मैं आपको डराने की कोशिश कुछ जरूरत नहीं है। एक एक करके सब कुछ पढ़ते जाएंगे हम लोग वेक्टर्स, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज बहुत पढ़नी है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स के एग्जांपल से आप समझिए कि फोर्स कैसे वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। अब देखिए एक ऑब्जेक्ट है इस तरीके से, सपोज वो ग्राउंड पे रखा हुआ है, आप एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं F1, तो ये ऑब्जेक्ट इधर मूव कर जाएगी। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट पे आप ऐसे फोर्स लगाते हैं F2, तो ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना। तो फोर्स के मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है ना। तो इसीलिए फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स का डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फोर्स के साथ आप हमेशा डायरेक्शन इंक्लूड करेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या क्या है, कैसे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और बाकी देखेंगे स्केलर्स और वेक्टर्स का डिफरेंशिएशन में और क्या क्या है। लेकिन सबसे पहले आप इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्शन देखिए इस एग्जाम्पल से, ठीक है। मैं ये थोड़ा सा इधर इरेज कर देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा है। फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन इरेज की है, जो कि एनीथिंग व्हिच कैन बी मेजर्ड होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ गिविंग डायरेक्शन क्या है, सपोज कीजिए कि ये एक ग्राउंड है, राइट, और इस ग्राउंड के बीचों बीच ये आपका ओके इस ग्राउंड के बीचों बीच ये पर्सन खड़ा है, ये आपका फ्रेंड है, और यहाँ पे इस पर्सन की गिर गई है ग्राउंड पे, ठीक है। आपको इस पर्सन को इंफॉर्मेशन बतानी है कि ये इस की तक पहुंच जाए। कैसे बताएंगे आप, आपको बताना, मान लीजिए ये डिस्टेंस है 2 मीटर्स, तो आप अगर सिर्फ बोल दें कि भैया आप 2 मीटर चलें और आपको की मिल जाएगी, तो क्या मिल जाएगी उसको की? नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि 2 मीटर किस डायरेक्शन में मूव करे, क्योंकि देखिए 2 मीटर्स तो वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है ना, राइट। तो इसलिए डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्रुप, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे नेक्स्ट टाइम जब भी कोई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोर्स को अच्छे तरीके से कवर कर पाए। ओके, थैंक यू सो मच। जिंदगी में जिम्मेदारियां भी कम नहीं, कंधे मेरे भारी पर रुकने का मेरा मन नहीं, संग्राम जारी जब तक सांसें जाती कम नहीं, पर हम पाए जिससे कभी कोई